आपने कभी ऐसे अंधेरे का तजर्बा किया है जो इतना गहरा हो कि आपको लगे कि वो आपको निगल ही लेगा? शहरों में ऐसा अंधेरा नहीं होता। वह हमेशा कहीं ना कहीं कोई लाइट चल रही होती है। लेकिन यहाँ इस शुमाल जंगल के बीचों बीच अंधेरा एक चीज है। ये जिंदा है और ये भूखा है। मेरा नाम आमिर है। मुझे खामोशी पसंद है, तन्हाई पसंद हूँ। और शायद इसीलिए जब मुझे फॉरेस्ट में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। ड्यूटी आसान लग रही थी। लकड़ी का एक पुराना कैबिन, एक हीटर, और बस हर एक घंटे बाद टार्च मारकर यह तसल्ली करनी थी कि कोई गैर कानूनी लकड़ी चोर तो नहीं घुस आया। तनख्वाह बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मुझे शक होना चाहिए था कि इतने से काम के लिए इतनी बड़ी तनख्वाह आखिर ये लोग दे क्यों रहे हैं। लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सवाल ही नहीं किया। खैर, जिस दिन ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा, शाम हो रही थी। केबिन का इंचार्ज असगर नाम का एक आदमी अपना सामान बांध रहा था। वो कुछ अजीब लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो बहुत डरा हुआ हो। वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, बस जल्दी जल्दी चीजें बैग में ठूंसे जा रहा था, जैसे यहां से भागना ही चाह रहा हो। जाते जाते उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा मैला सा कागज का टुकड़ा निकाला और मेरी मेज पर मेरे सामने रख दिया और एक घबराए हुए अंदाज में कहा, सुनो आमिर, ये जंगल, ये वो नहीं है जो दिन में नजर आता है। रात को यहाँ के मालिक बदल जाते हैं। ये लिस्ट है, इस पर कुछ उसूल लिखे हुए हैं। इन पर अमल करना ताकि जिंदा रहो। वैसे मुझे दिलेर तो लगते हो तुम। ये कहकर वो वहां से ऐसे निकला जैसे पीछे आग लगी हो। मैंने उसके जाने के बाद वो कागज उठाया। उस पर हाथ से कुछ अजीब से उसूल लिखे हुए थे। मैं पढ़कर हंस दिया। मुझे लगा असगर साहब मुझे डरा रहे हैं। और ये मुझे अजीब इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत सारी जॉब्स ऑलरेडी कर चुका था और ये एक आम बात थी, जैसे सीनियर्स जूनियर्स के साथ मजाक करते हैं। मैंने वो कागज मेज के कोने पर फेंका और अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। लेकिन इस चीज़ का एहसास मुझे बाद में हुआ कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था। अगर मैं जानता कि अगली चंद रातों में मेरे साथ क्या होने वाला है तो मैं उसी वक्त अपना बैग उठाकर वापस भाग जाता। पहली दो रातें पुरसुकून गुजरी, इतनी पुरसुकून कि मुझे बोरियत होने लगी। लेकिन तीसरी रात सब कुछ बदल गया। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं कैबिन में अकेला था और बाहर की दुनिया बिल्कुल साफ थी। इतनी खामोशी कि मुझे अपने कानों में खून के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। और यही वो वक्त था कि अचानक दूर से एक सीटी की आवाज आने लगी। मैं अपनी कुर्सी पर सीधा हो गया। ये कोई परिंदा नहीं था, न ही ये हवा की आवाज थी। ये एक इंसान की सीटी थी। बिल्कुल, मैं समझ सकता था कि ये सीटी कोई इंसान ही बजा रहा है। मेरा पहला ख्याल था कि कोई शिकारी है जो रास्ता भटक गया है। लेकिन इतनी रात के और इस तूफानी मौसम में शिकारी, ये बात भी बिल्कुल समझ से बाहर थी। मुझे असगर का उसूल नंबर 3 याद आया, जो मैंने मजाक समझकर पढ़ा था, जंगल में कभी सीटी मत बजाना। लेकिन मैंने तो सीटी नहीं बजाई थी और यही बात मेरे लिए परेशान कुन थी। मैंने अपनी हेवी ड्यूटी टार्च उठाई और कैबिन की खिड़की के पास गया। बाहर घुप अंधेरा था। मैंने हल्की सी खिड़की खोली। ठंडी यख हवा का एक झोंका अंदर आ गया। मैंने बाहर अंधेरे में आवाज दी, कौन है वहां? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो भी है सामने आ जाओ। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और मेरा दिल ऐसा कि जैसे बाहर ही आ जाएगा। लेकिन वही सीटी की आवाज दोबारा आने लगी। और सच पूछे तो मेरा जिस्म उसी वक्त फिर से अकड़ गया। वो आवाज, वो नेचुरल नहीं थी, उसमें कुछ गलत था। वो बहुत हमवार, स्मूथ थी, जैसे किसी मशीन से निकल रही हो। अब मैं समझ पा रहा था, ये इंसानी सीटी नहीं है, इंसान की बजाई हुई सीटी नुमा सीटी है। लेकिन एक चीज जो नई थी इस वक्त,
वो ये थी कि वो सीटी आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहीं रुका रहा तो ये सीटी मेरे कान में घुस जाएगी और मेरे कानों से खून रसने लगेगा। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी और लॉक लगा दिया। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने गलती तो कर दी थी, मैंने उनकी मौजूदगी को तस्लीम कर लिया था। हाँ, वो अब जानते थे कि मैं जाग रहा हूँ। अगले 10 मिनट में केबिन के बीच में खड़ा रहा। मेरी नजरें लकड़ी के भारी दरवाजे पर जम गई थी और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। लेकिन ये दस्तक कोई आम दस्तक नहीं थी, ये बहुत नपी तुली थी, जैसे कोई जानबूझकर इस तरह बजा रहा हो कि मुझे फील हो कि कुछ नॉर्मल नहीं है। सच पूछिए तो मेरे गले में कांटे चुभने लग गए थे। बाहर से एक आवाज आई, आमिर, दरवाजा खोलो यार, मैं असगर हूं। एक सेकंड के लिए तो मुझे सुख का सांस मिला था कि शायद असगर वापस आ गया हो। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा हाथ हैंडल पर था, लेकिन मेरे दिमाग में खतरे की घंटी अचानक से बजी। असगर की आवाज? वो ऐसी नहीं थी। यह आवाज तो असगर जैसी नहीं है, क्योंकि इसमें वो घबराहट नहीं थी जो मैंने शाम को देखी थी। यह आवाज बहुत खाली, बिल्कुल खाली थी। उसमें कोई जज्बात, कोई इमोशन नहीं था। हाँ, आवाज बिल्कुल असगर जैसी ही थी। और सबसे बड़ी बात, असगर 3 दिन पहले अपने गांव जा चुका था, जो यहां से 6 घंटे के दूरी पर है। वो इतनी रात को पैदल मेरे केबिन के बाहर कैसे हो सकता है? आखिर वो क्या करने यहां पर आएगा? मुझे असगर का उसूल नंबर 1 याद आया, रात 12 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे आवाज कितनी ही जानी पहचानी क्यों ना हो। यहां से एक चीज और भी मुझे समझ में आने लगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब असगर के साथ भी हुआ होगा। मैं दरवाजे से 2 कदम पीछे हट गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, असगर साहब, आप आप तो गांव गए थे? बाहर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और फिर वो हंसा। और वो हंसी इतनी खौफनाक, मेरे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो गया। वो हंसी इंसानी नहीं थी। और फिर उसी आवाज ने, जो अभी असगर की थी, अपना लहजा बदल लिया। अब वो आवाज भारी, खुरदरी और शैतानी हो चुकी थी और वो कहने लगा, तुम बहुत होशियार हो आमिर, बहुत बहुत ही होशियार। इसके बाद दरवाजे के बाहर गीली मिट्टी पर कदमों की आवाज आई। वो कदम दूर नहीं जा रहे थे, वो केबिन के गिर्द चक्कर लगाने लगे। थोड़ी देर के लिए तो मैं मुतमईन हुआ था कि अब वो जा रहे हैं, लेकिन बाद में ये महसूस किया कि वो केबिन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पिंजरे में बंद देखकर तसल्ली से जायजा ले रहा हो। मैं जान गया था कि बाहर असगर नहीं था, बाहर वो चीज थी जिसके बारे में उसने मुझे वार्निंग दी थी। मैं पूरी रात कोने में बैठकर उन कदमों की आवाज सुनता रहा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात मैंने एक ऐसी गलती की जिसने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। मैंने उसूल नंबर 2 तोड़ दिया था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें।